सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं, चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन? मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था, या वह जंगल, कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है। मेरा अनिरुद्ध। आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई। जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं। वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था। इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी। उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई, उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई। इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूँ इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले। अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियां ले रहे हैं तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी, और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह। कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है, और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए। हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे। हम जो करते हैं वही सही होता है। और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा,
मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग। ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहां शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे। आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से। मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा। बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ, जल्दी बाइक पर बैठो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब, ये गुड्डू और रंजितवा, देखो तो क्या बोली है। भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं,
सभी सैया आए सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर। जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं। अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी? आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो। नहीं नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही। वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है। खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन, घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए, रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है। आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी, ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये। ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुक्का छिपी के इस खेल में 1 पर 1 फ्री है, तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ, खूब मजा करेंगे। ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे
उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं हैं जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू, लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी, प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया। तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है, तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे। वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा, जो डराएगा वो मारा जाएगा। आज लकड़ियां इतनी सी ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। हे भभूति वाले बाबा, रक्षा करना। घर जाके सीधा नहा के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर।
हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहाँ से रघु। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूत हूं मैं। भूत भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जंगल से लकड़ियां काटी है बस। तुम चाहो तो सारी लकड़ियां रख लो, पर मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू? बीवी घर पर पति के आने का इंतजार नहीं करती। तो किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियां लेकर बनिए को नहीं बेचूंगा, तब तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम मियाँ बीवी आम जनता हैं भाई, हम पहले से मरे हुए हैं। अब तुम तो मत मारो भूत भाई। तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूं, भूत घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है? मैं अभी काट कर ला देता हूँ, महीना भर चलेगी। अबे ओ ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की? ये एक कहावत थी। पर कहावत तो घोड़े वाली थी ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अबे पगले, यहाँ घोड़ा मैं हूँ। पर आप तो भूत हो। अबे ओ इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान। मैं पहले से ही हूँ परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माफ करना दोस्त। ये भूत तो मुझे मारने ही वाला है। क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, शायद बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मम्मी कसम। ये डील तो अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं अपने घर का पता देता हूं ना भूत भाई। मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर आकर मुझे और मेरी बीवी दोनों को खा लेना। तेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? मैं तो बोल ही दूंगा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूं? अबे जो इंसान बनिए को लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रख ले, अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीवी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब भूत भाई, मैं समझ गया। मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है, जा। पर अभी कुछ खाने को है क्या तेरे पास? जी चने हैं। ला दे यार, आज इन्हीं से काम चला लेता हूं, पर कल पक्का। हाँ, जाब। चने अच्छे हैं। जी जी भूत भाई। बाल बाल बचा। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, बच गया, वरना उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। बहुत तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने।
हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। अब देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो? भूत भाई के खाने से। हमें पता था आप बड़े होशियार हैं, इसीलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है, पर कोई नहीं, तेरा ही हूँ। आता हूँ भूत भाई को खिला के, उसके बाद काम की सुध लूंगा। भूत भैया, ये लो, ले आए आपके लिए खाना। भूत भाई, मैं जाऊं क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। ये लो तुम्हारा इनाम। सोने का सिक्का? इससे तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई। मैं कल खाना लेकर फिर आऊंगा। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। हुर्रे, मैं कल फिर आऊंगा। ए गुलाबिया, देख तो, सोने का सिक्का। अब अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा? भूत भाई ने दिया है। असली है ना? अरे 100% असली है। इंसान धोखा दे सकता है, भूत नहीं। छोड़ो अब ये सब, तू चूल्हा जला। मैं इसे सोनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद के ले आना और हमेशा अपने पास रखना, ताकि कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटके। ठीक है। नमस्ते लाला जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है रघु? बोल, क्या सेवा करूं तेरी? जी लाला जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसे लग गया? कहीं इसे जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। मिला कहाँ से ये तुम्हें? कोई चोरी का तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं लाला जी, चोरी का नहीं, बल्कि खालिश ईमानदारी का है। आप पैसे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो इसे सही भाव लगा देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इसे ये सोना मिला कहाँ से। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। ये देख गुलबिया, क्या लाया मैं तेरे लिए। महीने भर का राशन, मीठा नमकीन। और ये देख, तेरी साड़ी फट गई थी ना। और हाँ, मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है। अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हमको पता था एक दिन तुम हमारी सारी इच्छा पूरा करोगे, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे हम। अच्छा, अब कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है। कल सुबह काम पर निकलना है। इस पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ, फिर ऊपर से ही रघु पर नजर रखूंगा। गुलबिया, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। ये कहाँ चल दिया? पीछा करना होगा। भूत भाई, ये लो, खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रघु, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ला खिला दे। अरे भिखारी, मेरे होते हुए तुम रखोगे सोना? ये सोना मेरा है, मेरा। चल अब सिक्का दे दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर कल किसी और को भी पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ेगा। आखिर मैं ऐसे कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा? अगर किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। कुछ भी हो, अब इस झंझट से मुझे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो गंगा जल है, इससे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है। क्या सोच रहा है रघु? तू मुझे ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? अरे लाला जी, मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा, मैं भोजन हूँ, मुझे सिक्का दो। ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और हाँ, ये जल भी रख लीजिए। जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। कितनी खुशी हो रही है ये सोचकर। मैं भोजन हूँ, मुझे सोने का सिक्का दो। भोजन? तुझे रघु ने भेजा है क्या? हाँ, रघु ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी, जा तू मेरे पेट में विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? काम हो गया, लालची लाला भी मर गया और भूत को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा। ये कहानी है अक्षय की, जो अभी थोड़े समय पहले ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था और वो अपनी पोस्टिंग के बाद पहली बार घर जा रहा था। उसके साथ आर्मी के और भी जवान थे और वो छुट्टियों के लिए सब अपने घर जा रहे थे। अक्षय आज बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षय ट्रेन में अपने सभी सामान के साथ चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसके बराबर वाली सीट पर सेना का एक जवान एक व्यक्ति का सामान रखकर गया और जैसे कि सीट पर कोई बैठा हो उनको सैल्यूट करके चला गया। अक्षय के लिए यह बहुत ही अटपटा सा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो सोच में था कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी खुशी और मौसम ने उसका ध्यान इस बात से हटा दिया। थोड़ी दूर जब ट्रेन चल चुकी थी तो उसने महसूस किया कि उसके बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने जैसे ही देखा तो वहां पर सेना की वर्दी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बैठा है। अक्षय के मन की बेचैनी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि क्या ये सीट आपकी है? तो वो व्यक्ति सिर हाँ में हिला देता है। अक्षय उनकी वर्दी और उनके मेडल्स देखकर समझ जाता है कि ये आर्मी में कैप्टन है, इसीलिए इनका सामान रखने आर्मी के जवान आए होंगे। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि ये सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदमी फिर से वहां पर नहीं है, लेकिन सामान अब भी है। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था कि इतने में ही स्टेशन आ जाता है, इतने में फिर से सेना के जवान आते हैं
और खाली सीट को सैल्यूट करके सामान उठाने लग जाते हैं। अब अक्षय से रुका नहीं जाता और वो पूछता है कि यहां जो बैठे थे वो कहां गए? सभी जवान जो कि सामान लेने आए थे वो उनको चौकन्नी नजरों से देखते हैं और फिर से सामान उठाने लग जाते हैं। अक्षय भी अपना सामान जल्दी से उठाकर उनके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और कहता है, आपने बताया नहीं, प्लीज बताइए ना वो कहां गए? तभी एक जवान पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम सेना में हो और तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? अक्षय को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो ना में सर हिला देता है। उसकी उत्सुकता को देखते हुए उनमें से एक जवान रुक जाता है और कहता है कि ये बाबा हरभजन सिंह जी का सामान है। अक्षय ने पूछा कि वो कहां गए, तो उन्होंने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं। अक्षय ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने देखा है। तभी वो जवान मुस्कुराया और बोला, हाँ तुमने देखा होगा। अक्षय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। अक्षय बोला, अभी तो आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हाँ देखा होगा। भला जो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है उसे मैं कैसे देख सकता हूं? और तो और आप उनका सामान क्यों और कहां ले जा रहे हैं? तभी वो जवान बोला कि ये बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता होगी। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने उनको देखा है, बातें करी हैं, ये बहुत ही आम बात है, अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्षय तुरंत बोला, आप मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए ना, आखिर ये सब क्यों होता है और मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। तभी वो जवान बोला, तो सुनो, ये बात है कैप्टन हरभजन सिंह की, जिन्हें सभी सम्मान में बाबा हरभजन सिंह कहते हैं। 12 फरवरी 1966 हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी देश के प्रति सच्ची निष्ठा थी और वो देश पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार जब बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के गंगटॉप पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहां का मौसम ऐसा है जिसके चलते बर्फबारी होना बड़ी आम सी बात है। 1968 की बात है जब एक दिन बाबा हरभजन सिंह जी कुछ मुसाफिरों को बर्फीला रास्ता पार कराने में उनकी मदद कर रहे थे। एक तो रास्ता काफी मुश्किल था और साथ ही बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। इसी बीच अचानक से बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो कई हजार फीट नीचे नदी में जा गिरे। बर्फबारी बहुत तेज थी और नदी का बहाव भी काफी तेज था, जिस कारण कोई भी उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं जा सका। लेकिन इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह जी की तलाश कई दिन तक जारी रखी। लेकिन जब इंडियन आर्मी के सर्च ऑपरेशन में वो नहीं मिले तो सेना ने ये सोचा कि यहां की मुश्किलों से डरकर वो सेना छोड़कर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, सेना ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात वो अपने एक दोस्त के सामने आए और उसे बताया कि वो कहां पर हैं। उनके दोस्त ने वहां पर अपने साथियों के साथ बाबा हरभजन सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया। जो जगह बाबा हरभजन सिंह ने अपने दोस्त के सपने में आकर बताई थी, उनकी बॉडी वहीं पर मिली, जिसके बाद सम्मान पूर्वक बाबा हरभजन सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। थोड़े दिन बाद बाबा हरभजन सिंह जी अपने दोस्त के सपने में एक बार फिर से आए और उन्होंने चाइना की आर्मी के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में अपने दोस्त को बताया, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना प्लान तैयार किया और चाइना के बनाए प्लान को बेकार कर दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स ने भी कभी न कभी ये महसूस किया है कि कोई और भी उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के टाइम कोई जवान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी उसे चांटा मारकर जगा भी देते हैं। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई जवानों के साथ हुआ है।
बाबा हरभजन सिंह के मरने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा था वो नहीं मरा, जिसके कारण वो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई जवानों की जान बचाई है और साथ ही इंडियन आर्मी ने भी बाबा हरभजन सिंह जी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया है और उनके सम्मान में उनको बाबा हरभजन सिंह का नाम मिला। साथ ही उनके सम्मान में गैंगटॉक से 56 किलोमीटर दूर नथुल्ला दर्रा पर उनका एक मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर सेना का हर जवान जाकर माथा भी टेकता है। आज भी जब भी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच कोई बातचीत होती है तो उसमें बाबा हरभजन सिंह जी की भी एक कुर्सी छोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह जी को सेना के नियमों के अनुसार उन्हें सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उसी छुट्टी के लिए आज हम उनका सामान लेकर उनके घर जा रहे थे। समझे आप? ये सब सुनकर अक्षय के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही देश पर मर मिटने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जिन्हें उनके देश प्रेम ने अमर कर दिया और वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करते हैं। आज भी जब भी कभी चाइना इंडियन आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी को आकर बता देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया चाइना वॉर में भी बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के साथ पूरे जोश और जज्बे से लड़ते हैं। ये कहानी है देश प्रेम और सच्ची निष्ठा की, जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है। कैसे भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश सेवा में लगे रहते हैं। आज भारत के साथ साथ हम और आप ऐसे ही देश प्रेमियों के कारण सुरक्षित हैं। उनके जज्बे और समर्पण को दिल से सलाम करते हैं। ये एक सच्ची घटना है और साथ ही बाबा हरभजन सिंह जी के ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्हें कि लोगों ने महसूस किया है। आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को छुट्टी भी मिलती है और वो वापस पोस्टिंग पर भी आते हैं जैसे कि बाकी सेना के जवान, और वो जो भी जानकारी देते हैं वो सब सच होती है, जिससे कि इस बात की सच्चाई का पता चलता है। बाबा हरभजन सिंह जी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उनके जज्बे को फिर से एक बार दिल से सलाम।